हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूं आप उसे टाइम से कर रहे हैं और सोल्व भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है उसमें 12th क्लास यूपी बोर्ड 2024 से जो 25 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो इसमें हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे होंगे जो आपके बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ सोल्व करिए और लास्ट में मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही थे और कितने आपने गलत किए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आज की क्लास का। समुच्च 1 2 3 4 में संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। R बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। यह संबंध R आपसे पूछा है ये संबंध कैसा है? स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, या फिर स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, या सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं, या फिर एक तुल्यता संबंध है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2020 में पूछा गया है और NCERT का भी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्वतुल्य देखिए, इसमें स्वतुल्य का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 ये संबंध के एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, यानी आपके इस सेट में R में 1 1 भी होना चाहिए, 1 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी और 4 4 भी। तो आपका जो रिलेशन होगा स्वतुल्य होगा। तो क्या इसमें 1 1 है? ठीक है, 1 1 है और 2 2 भी है और 3 3 भी है और 4 4 भी है, यानी स्वतुल्य तो है ये। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है स्वतुल्य नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता कभी। ठीक है, इसका मतलब स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य है सम्मित भी देख लेंगे कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। 1 2 तो है इसमें, लेकिन 2 1 नहीं मिल रहा मुझे, तो सम्मित भी नहीं है किंतु सम्मित नहीं। इसमें बोल रहा है सम्मित है, सम्मित तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी खत्म। ठीक है, सम्मित नहीं है, सही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कैसे हो जाएगा कि इसमें स्वतुल्य है और सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है सम्मित नहीं है। संक्रामक और देख लीजिए, संक्रामक क्या होता है? जैसे 1 का 3 के साथ रिलेशन है, या किसी यहाँ पर देखिए जैसे 1 का 3 के साथ रिलेशन है और 3 का 2 के साथ रिलेशन है, ये रहा। तो 1 का 2 से भी होना चाहिए। क्या इसमें 1 2 भी है? तो 1 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये संक्रामक भी है। तो स्वतुल्य और संक्रामक है, सम्मित नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा जब एक नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f R टू R पर परिभाषित है, ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, संबंध और फलन का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है और अतिलघु में भी पूछा जाता है, तो इसको दोनों तरीके से देखिए। तो याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसका आंसर क्या होता है? ना तो एक की और ना ही आच्छादक। लेकिन अब आगे या अतिलघु में हमें सिद्ध करके दिखाना है कि सिद्ध किए करें कि जो फलन है वो ना तो एक की है और ना ही आच्छादक है। अब देखिए ध्यान से, हमारा जो फलन है ये R टू R पर परिभाषित है। इसका मतलब क्या है कि जो फलन का प्रांत है वो भी मेरा रियल नंबर है, और जो मेरा परिसर है या सहप्रांत बोल दीजिए वो भी मेरा क्या है? रियल नंबर है। तो सबसे पहले एक सेट बनाइए A और ये बनाइए B सेट। ये भी R है, R से R पर परिभाषित है ना फलन। तो R में कौन से नंबर आते हैं? कोई से भी आ सकते हैं R में, जैसे -1 -2 0 1 2, ये सब आ सकते हैं R में। और भी बहुत सारे आ सकते हैं, यानी प्लस के भी माइनस के भी सब आते हैं R में। इसी प्रकार यहाँ पर -1 -2 0 1 2 ये हमने मान लिया। अब ध्यान से देखिए, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा और ये y की वैल्यू आएगी, y मतलब फलन। तो x की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूँ तो मेरा x स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा, यानी -1 का रिलेशन किससे आएगा? मेरा 1 से आएगा। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? तब भी स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, यानी जो आपका फलन है वो स्क्वायर कर रहा है x का। तो 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। मान लीजिए यहाँ पर एक 4 भी है। ठीक है, तो -2 का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 2 का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और 0 का वर्ग क्या करोगे? 0 आएगा। ध्यान से देखिए, इसका मतलब एक की तो नहीं है। एक की कब होता? कि जब हर एक एलिमेंट का प्रतिबिंब एक ही होता।
तो इसका देखिए यहाँ से -1 का भी प्रतिबिंब 1 है और 1 का भी प्रतिबिंब 1 है, तो ये एक ही की तो नहीं है। और आच्छादक कब होगा कि आच्छादक तब होना चाहिए था कब, जब ये जो है सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी का प्रतिबिंब हो। लेकिन यहाँ पर -1 जो है किसी का भी वर्ग नहीं होता और ना ही -2 किसी का वर्ग होता, तो ये दो एलिमेंट यहाँ पर छूट गए जो किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। तो इसका मतलब ये आच्छादक भी नहीं है, तो हम लिखेंगे चूँकि -1 -2 किसी का भी वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। अब एक ही की क्यों नहीं है ये भी बता दीजिए, क्योंकि f-1 बराबर भी 1 आ रहा है और f1 बराबर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, अतः फलन एक की भी नहीं है, एक की भी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ तक नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2007, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी यहाँ से देख लीजिए 14 से लेकर के 2022 तक लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सवाल सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें ये दिया गया है और इससे ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को लेकर के फॉर्मूला ओपन करेंगे tan इनवर्स x प्लस y का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको। बचा क्या इधर, tan इनवर्स z बचा बराबर पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको x मान करके और इसको y मान करके फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई और इनटू में z बराबर पाई। ठीक है, फिर इस tan को इधर ले जाएंगे तो पाई बन जाएगा, tan पाई। यहाँ तक नोट करो पहले, फिर पेज पलटता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा इधर, x प्लस वाई बटे 1 माइनस में एक्स वाई प्लस जेड था और बटे में आ जाएगा 1 माइनस में x प्लस वाई बटे 1 माइनस में एक्स वाई इंटू जेड बराबर tan पाई। ठीक है, अब इनका एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम लेंगे यहाँ 1 मान करके, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई बटे, फिर इसके मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 1 माइनस एक्स वाई और इस जेड की मल्टीप्लाई अंदर करें और माइनस की भी करें, तो माइनस के एक्स जेड आ जाएगा, माइनस के वाई जेड आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस के एक्स वाई और बराबर tan पाई। तो tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी जानते हैं tan पाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब देखिए ये 1 माइनस एक्स से वाई से 1 माइनस एक्स वाई ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड और बटे में आ जाएगा ये वाली लाइन 1 माइनस एक्स वाई माइनस के एक्स जेड माइनस के वाई जेड बराबर 0। ये वाली लाइन इधर चल जाएगी तो गुना में 0 हो जाएगा ये भी। तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड बराबर 0। इस एक्स वाई जेड को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो ये आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना 2 से 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यदि a एक वर्ग अवयव है और a स्क्वायर बराबर a है तो बताओ a प्लस a की होल क्यूब माइनस 7a का मान क्या होगा। ऑप्शन है a, 3a, i और i माइनस a। 2023-24 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है, तो 2025 में भी आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है कि a स्क्वायर बराबर a है, तो इसका फ़ायदा उठाएंगे और a प्लस a की होल क्यूब का मान हमें बताना है माइनस 7a का। तो सबसे पहले इसका मान निकालिए, तो a प्लस i की होल क्यूब
-7a। तो इसकी होल क्यूब ओपन करो, a की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी i की क्यूब और प्लस के 3ai और इंटू में आ जाएगा a प्लस आई। ये तो इसका फॉर्मूला ओपन हुआ और माइनस के 7a भी है। तो देखिए ध्यान से, a की क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ है ना, ठीक है। और प्लस i की क्यूब का मतलब i ही होता है, याद रखना। i की कितना भी कर लेना, क्यूब स्क्वायर कर लेना, i ही आएगा। तो इधर लिखेंगे i प्लस और ai का मतलब होता है किसी भी अवयव की किसी एक इकाई अवयव में गुना करेंगे तो वो अवयव ही प्राप्त होता है। ai का मान क्या होगा, a के बराबर होगा, तो आ जाएगा 3a और अंदर बचा a प्लस आई माइनस के 7a। a इंटू ए स्क्वायर का मान कितना गिवन है, a गिवन है। अब देखिए ए स्क्वायर का मान यहाँ पर a है तो a की वैल्यू रख देंगे, a इंटू ए हो जाएगा प्लस आई प्लस इस 3a के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के 3ai हो जाएगा और माइनस के 7a। ठीक है, a इंटू ए कितना होता है, a स्क्वायर होता है प्लस के आई और प्लस के 3a स्क्वायर प्लस के 3ai, फिर से ai का मान क्या रख देंगे, a रख देंगे तो 3a हो जाएगा और माइनस के 7a हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान उसने गिवन है a है तो ए स्क्वायर की जगह फिर से a रख देंगे और प्लस के आई प्लस के 3, ए स्क्वायर का मान a है तो यहाँ पर a रख देंगे प्लस के 3a और माइनस के 7a। इसको सोल्व करो, a 3a कितने हो जाएंगे, 6 और 6 और 3 7a, 7a से 7a ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, i बचेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, देख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। यदि a बराबर 1 2 3 माइनस 4 2 5, b बराबर एक अवयव है 2 3 4 5 3 1, तो a डॉट b और b डॉट a का मान ज्ञात करना है। 2011, 18, 19 और 22 4 साल पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपको जो है a b निकालना है सबसे पहले, तो लिखेंगे सॉल्यूशन ए बी बराबर, ए बी का मतलब हो जाएगा ए की बी में गुना, तो ए की बी में गुना करेंगे तो पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे -4 2 5 और फिर बी के एलिमेंट लिखेंगे 2 3 4 5 3 1। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस रो की इस कॉलम में गुना करेंगे, तो रो की कॉलम में गुना करेंगे, एक एक एलिमेंट को गुना करेंगे और जोड़ते चले जाएंगे। 1 दूनी 2 प्लस 2 चौके 8 प्लस 3 तिया 9, ये हो गया। अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 तिया 3 प्लस 2 पंजे 10 प्लस 3 एकम 3। ठीक है, अब ये रो पूरी हो जाएंगी दोनों में। अब इस रो की बारी आई, तो इस रो की सबसे पहले इस कॉलम में करेंगे, तो -4 दूनी 8 प्लस 2 चौके 8 प्लस और 5 तिया 15। अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे, तो 4 तिया 12 प्लस 2 पंजे 10 प्लस और 5 एकम 5। अवयव को बंद कर देंगे, 2 और 8 10 और 9 19, 3 और 10 13 और 3 16, -8 से 8 गया, बचेंगे 15 और 10 और 5 15, 15 में से 12 गए 3। तो ये आपका अवयव आया है ए बी। ठीक है, अब आपको और निकालना है बी ए, तो बी ए निकालिए। तो सबसे पहले बी वाला अवयव लिखिए, बी का मान है 2 3 4 5 3 1, 2 3 4 5 और 3 1, इसको और बड़ा बना लेंगे। ए का मान कितना है 1 2 3 -4 2 5, इसको करेंगे। तो सबसे पहले इस रो की इस कॉलम में गुना करेंगे, तो 2 एकम 2 और 3 चौके 12। इस रो की अब इस कॉलम में गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। इस रो की इस कॉलम में करेंगे, तो 2 तिया 6 3 पंजे 15। ठीक है, और आगे बढ़ो, 4 5 की इस रो कॉलम में करेंगे, तो 4 एकम 4 5 चौके 20। फिर इसकी इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10 और इसकी इसमें करेंगे, 4 तिया 12 प्लस 5 पंजे 25। अब इस रो की बारी आई, 3 एकम 3 -4 एकम 4, 3 दूनी 6 प्लस के 2 एकम 2, 3 तिया 9 और प्लस के 5 एकम 5। इसको सोल्व करके लिखो, कितना आएगा, 12 में से 2 गए माइनस के 10, 4 और 6 10, 6 5 21, 20 में से 16 गए 20 में से 4 गए -16, 8 और 10 18, 12 25 37, 3 में से 4 गए -1, 6 2 8 और 9 5 14। तो ये आपका अवयव आया है बी डॉट ए, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको अवयव की गुना करनी आनी चाहिए, बस सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 6, सारणिक 2 4 -5 -1 का मान ज्ञात कीजिए। ये सारणिक को ओपन करना है, बहुत ही आसानी से कर देना, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इसमें गुना करेंगे और फिर माइनस करके इसकी गुना करके इसे घटा देंगे। तो 2 एकम 2 हो गया माइनस के, और माइनस 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस के 20, 20 में से 2 है 18 है। तो मुझसे पहले आपने कर दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधा 8 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में, 8 नंबर में। तो क्वेश्चन क्या है, यदि A बराबर एक सेट दिया गया है 3x3 का, सेट नहीं मैट्रिक्स दिया गया है, तो सत्यापित कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट A बराबर मोड A डॉट आई, और साथ में A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। देख सकते हो 2010 में पूछा गया, फिर 12 में, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, यानी 22, 23, 24 से तो लगातार ही आ रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आराम से समझिएगा धैर्य से। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। दिया है ये A बराबर 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है 3x3 का। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है कि A की मल्टीप्लाई, यानी इस अवयव की मल्टीप्लाई इसी के एडजॉइंट में गुना करके हमें सिद्ध करना है। इसका सारणिक का मान और I का मान गुना करके जो आएगा वो बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक निकालने के लिए किसी भी रो के किसी भी कॉलम के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हो। तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो C1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो यहाँ पर पहले C1 के अवयव लेंगे, 1 लेंगे सबसे पहले तो, और 1 को ढका, इसको ढका, 4 चौके 16, -3 × 9, फिर -1 लेंगे और इसको ढकेंगे इसके साथ, 4 × 12 और -3 × 9 हो जाएगा, फिर से प्लस के 1। अब इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 3 × 9 और 4 × 12, तो कितना आ गया, 16 में से 9 गए 7, 12 में से 9 गए 3 एकम -3 और 9 में से 12 गए -3, तो 7 में से 3 गए 4 और 4 में से 3 गया 1, यानी मोड A का मान कितना आ गया, मेरा 1 आ गया। उसके बाद अब एडजॉइंट ऑफ A निकालिए। एडजॉइंट ऑफ A निकालने से पहले इसके सहगुणनखंड निकालिए। तो लिखिए A के सहगुणनखंड निम्न है। सहगुणनखंड निम्न है। तो सहगुणनखंड क्या होते हैं, सबसे पहले A11 लिखेंगे, फिर A12, फिर A13, उसके बाद A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। इनको निकालते कैसे हैं, बड़े ध्यान से देखना, सबसे मेन चीज़ यही है, ठीक है। जो आपको एक 8 नंबर में सवाल और आता है कि अवयव विधि से इनको हल कीजिए, समीकरणों को हल करने वाला सवाल भी इसी मेथड से होता है, उसमें भी ये सब निकालने होते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए। A11 कैसे निकालेंगे, A11 का मतलब है पहली रो का पहला कॉलम लीजिए। तो पहली रो का पहला कॉलम इसको ढक लेंगे, तो 4 चौके 16 और -3 × 9 लिखेंगे, 4 चौके 16 -3 × 9। A12 का मतलब है पहली रो और दूसरा कॉलम को ढक लीजिए। पहली रो ये रही और दूसरा कॉलम ये रहा, तो इनको ढक लेंगे। तो बचा क्या, 4 एकम 4 और -3 एकम 3, 4 एकम 4 -3 एकम 3। A13 का मतलब है कि पहली रो और तीसरा कॉलम को ढक लीजिए, पहली रो और तीसरा कॉलम को ढक लीजिए। तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4 बचा, 3 एकम 3 -4 एकम 4 बचा। अब A21 सेम ऐसी प्रकार निकालेंगे। तो 4 × 12 और 3 × 9, 4 × 12 -3 × 9। A22 ये आ जाएगा, A22 ये आ जाएगा, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। A23 कितना आ जाएगा, इसको ढकेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। A31 कितना आ जाएगा, इसको ढकेंगे इसके साथ, 3 × 9, 4 × 12। A32 कितना आ जाएगा, इसको ढकेंगे इसके साथ, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ जाएगा। A33 कितना आ जाएगा, इसको ढकेंगे इसके साथ, 4 एकम 4, 3 एकम 3 आ जाएगा। अब उसके बाद चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह किस किस में लगाते हैं, इनमें लगाएंगे, है ना। ये जो चतुर्थांश बनेगा ना बीच में, तो इसमें लगाएंगे, इस वाले में लगाएंगे, इस वाले में और इस वाले में। तो इनमें चिन्ह लगा दीजिए, यानी बीच वाले में लगाएंगे, इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर, और सॉरी यानी यहाँ पर लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा सोल्व करके, 16 में से 9 गए 7 और -4 -3 1 बचेगा और बाहर -1 हो गया, 3 में से 4 गए -1 हो गया, 12 में से 9 गए -3 बचा, 4 में से 3 गया बचा 1, 3 में से 3 गए 0, 9 में से 12 गए -3, 3 में से 3 गए 0 और 4 में से 3 गया 1। अब लिखेंगे
ए के सहगुणनखंडों द्वारा बना अवयव, सहगुणनखंडों द्वारा बना अवयव। तो उस अवयव को हम कुछ नाम दे देंगे सी। तो सी का जो मान होगा इनको उस एक्स अवयव में सेट कर दीजिए। 7 -1 -1 ऐसे लिख दीजिए इधर सीक्वेंस से, और -3 1 0 और -3 0 1। ठीक है, अब उसके बाद निकालना है हमें एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो सहगुणनखंड का अवयव है उसी का डैश निकलता है, यानी सी का डैश। तो जब सी का डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस वाले विकर्ण को सेम रखेंगे, 7 1 1, बाकी को स्थान चेंज कर देंगे, -1 इधर आ जाएगा, -3 इधर, -1 -3 स्थान चेंज कर लेंगे अपने, और 0 0 स्थान चेंज कर लेंगे। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अभी आपको आई और निकालना है। तो आई क्या होता है, जिस कोटि का आपका अवयव होता है उसी कोटि का आई होता है, एक आई अवयव। तो ये 3/3 का था ए, ठीक है, तो 3/3 का ही हम आई बनाएंगे। तो 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हो जाएगा आपका इकाई अवयव। अब आपको सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखें, ए की मल्टीप्लाई करनी है एडजॉइंट ऑफ ए में, और मोड ए की करके दिखानी है आई में, दोनों बराबर आने चाहिए। तो लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ए रखे यहाँ पर, ए कितना था पीछे से देख कर लिख लेना, 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4, ये था ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, यहाँ पर आया 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1। अब इसकी गुना कीजिए। तो गुना करनी आती है आपको, अभी कराई थी गुना, इस रो की पहले इस कॉलम में करिए। तो 1 7 7 -3 एकम 3 और -3 एकम 3, इसकी गुना इसमें करेंगे तो -3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 0 0, 3 -3 एकम 3 3 0 0 और 3 एकम 3। अब इस रो की इसमें कीजिए 7 एकम 7 और 4 एकम -4 और 3 एकम -3, इधर गुना कीजिए 1 3 3 4 एकम 4 और 3 0 0, इधर गुना कीजिए -3 एकम 3 4 0 0 और 3 एकम 3, इधर गुना कीजिए 7 एकम 7 प्लस माइनस के 3 एकम 3 -4 एकम 4, और इधर गुना कीजिए कितना आ जाएगा, -3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 प्लस 0 और माइनस के 3 3 0 0 4 एकम 4। इसको सोल्व करिए, 3 और 3 6, 7 में से 6 गया 1, +3 -3 0 -3 प्लस 3 0, 4 और 3 7, 7 से गया 7 0, 4 में से 3 गया 1 और 0, -3 से 3 गया 0 हो गया। ठीक है, 3 से 4 -7 हो और +7 से 0 होगा, 3 से 3 गया 0 हुआ और 4 में से -3 गया 1 बचा। तो ये क्या है, ठीक है, ये आया आपका आई। और इधर अगर मैं आई ये डायरेक्ट लिख लेना, इसको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आया ये, है ना। अब निकालिए मोड ए इंटू आई। तो मोड ए का मान कितना आया था, 1 आया था, और आई का मान कितना था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जब 1 की गुना इसमें करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ रहा है मोड ए इंटू आई, आया ना। देख सकते हो भाई, जो मान ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आया वही मान मोड ए इंटू आई का आया है। ठीक है, तो हमने लिख दिया बराबर, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। और साथ में पूछा है उसने ए इनवर्स भी निकाली। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए इनवर्स का। वो फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मोड ए, ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना आया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए का मान पीछे से देखकर लिख देना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कितना आया था 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, और बटे मोड ए का मान आया था 1, तो यह आ जाएगा 1 से 1 कट गया तो कुछ नहीं बचेगा, डायरेक्ट लिख देना 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन अब समाप्त होता है। देख लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा सीधा, इसका मेथड अच्छे से समझ लेना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी 2 या 3 बार, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करो पहले।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, अवकलन का है ये। साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, और 2024 में पूछा गया है। तो आप जानते हैं साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। y बराबर आपका है साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, तो dy/dx क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x का अवकलन आप सभी जानते हैं ना, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x था तो x का स्क्वायर आया। अब साइन के अंदर है e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और फिर e की पावर माइनस एक्स का भी अवकलन होगा, तो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स और बटे √1 माइनस e की पावर, ये 2 की गुना हो जाएगी, माइनस के 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा ऊपर, बटे इस माइनस को हम नीचे लाएंगे, प्लस की बना देंगे 1/e की पावर के 2x लिख सकते हैं इसको, हाँ है ना, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स बटे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा e की पावर 2x माइनस 1 बटे e की पावर 2x, ठीक है। अब ये अंडर रूट से जब e की पावर 2x बाहर आएगा तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर e की पावर x बचेगा, तो माइनस के 1/e की पावर x बटे यहाँ चल आएगा अंडर रूट e की पावर 2x माइनस 1, और इसको मैंने अंडर रूट से बाहर निकाल दिया तो e की पावर x बचा, ठीक है। अब ये e की पावर x कहाँ जाएगा? ऊपर जाके गुना में चला जाएगा, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स की गुना e की पावर x आ जाएगी, बटे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 1। अब देखिए ये e की पावर प्लस x है, e की पावर माइनस x है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो बचा क्या? -1/e की पावर 2x माइनस 1। तो ये आपका देखिए कौन से ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, -1/e की पावर 2x माइनस 1। तो है ऑब्जेक्टिव का, लेकिन देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कितना तगड़ा है। तो ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है 5 नंबर में, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर x+2 यदि x डज नॉट इक्वल्स टू 0 और 1 यदि x बराबर 0, x बराबर 0 पर सतत नहीं है। यानी हमें सिद्ध दिखाना है कि जो फलन है हमारा वो x बराबर 0 पर सतत नहीं है। 2020 और 2024 में आपसे पूछा गया है। तो कैसे करते हैं इन टाइप के सवाल को? मैंने आपसे पहले भी कराए हैं आपको। तो सबसे पहले LHL निकालिए और RHL निकालिए। तो ठीक है, LHL निकालिए। LHL का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ठीक है। a क्या होता है? जो जिस बिंदु पर हमें चेक करना होता है वो a होता है, तो a का मान आ जाएगा 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा कि फलन जो है 0 से छोटा है। 0 से छोटे का मतलब हो जाएगा कि 0 के इक्वल नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो 0 के इक्वल नहीं है तो फलन क्या हो जाएगा? x प्लस के 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 0 माइनस h, यहाँ पर x के स्थान पर, तो 0 माइनस h प्लस के 2। तो 0 तो कुछ नहीं होता, 2 माइनस h बचा, और h की जब वैल्यू रखेंगे ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 हो जाएगा। तो LHL कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब RHL निकाल लीजिए। RHL क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ठीक है। a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। a की वैल्यू 0। अब यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि फलन का वह मान जब 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसमें भी फलन क्या हो जाएगा? x प्लस 2 ही हो जाएगा। और x के स्थान पर क्या पुट करेंगे? 0 प्लस h पुट करेंगे। तो यहाँ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस के 2 0 प्लस के h और प्लस के 2। तो यहाँ पर जब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी लिमिट RHL और LHL तो मेरी इक्वल आ रही है। अब मुझे FA भी निकालना है। FA का मतलब क्या हो जाएगा? जिस बिंदु पर हमें चेक करना है। a का मान है 0, यानी F0। तो फलन का वह मान जहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0, और जब x की वैल्यू 0 है तो फलन का मान क्या है? 1 है। तो F0 का मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि LHL तो बराबर आ रहा है RHL के, परंतु आपका जो FA है वो बराबर नहीं आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, LHL और RHL तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन FA का मान तो 1 आ रहा है। तो जब बराबर नहीं होता तो हम क्या लिखेंगे? अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है।
अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा फलन सतत हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, देख सकते हैं। और ये जो है सीधा 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। तो क्वेश्चन क्या है, x यदि x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx का जो मान होगा वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और 2014, 19, 20, 22, 23, 24 और 24 में भी 2 बार लगातार पूछा है। और NCERT का भी है। तो NCERT वाले को खास करके ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, जो आपको दिया है उसको लिखेंगे। दिया है x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो सबसे पहले किसी एक टर्म को इधर पूछा दीजिए 0 के, है ना, या तो इस वाली टर्म को पूछा दीजिए या इस वाली टर्म को पूछा दीजिए, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई को यहाँ पर रखिए, मैं इसको ले जा रहा हूँ इधर, तो माइनस के y अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करिए, वर्ग करिए। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर तो ये जाएगा x स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर वाई, और वाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो एक्स स्क्वायर है सिंगल वाला और ये वाई स्क्वायर सिंगल वाला, इसको एक साइड भेजिए, और जो एक्स वाई है एक्स वाई वाले एक साइड भेजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या फैक्टर बनेंगे इनके, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, हाँ है ना। ठीक है, और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आप कहोगे सर एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचा वाई माइनस के एक्स बचा। देखिए ये एक्स माइनस वाई है, ये वाई माइनस एक्स है, तो दोनों सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस ज़बरदस्ती यहाँ से कॉमन लूँगा। तो माइनस जब बाहर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस के वाई और एक्स माइनस के वाई, तो ये इससे कट जाएगा। तो बचा क्या आपका, एक्स प्लस के वाई बराबर माइनस के एक्स वाई। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर लाइए, कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। यहाँ से y कॉमन लीजिए, तो y कॉमन लेंगे, क्या बनेगा 1 प्लस के x, और इस x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस एक्स बचेगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशियल करेंगे dy/dx तो कितना जाएगा, नीचे वाले का वर्ग 1 प्लस एक्स का वर्ग। अब नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर है माइनस, तो माइनस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस के 1। ठीक है, माइनस लगाएंगे। अब ऊपर वाला एज इट इज यानी माइनस एक्स एज इट इज, और नीचे वाले का अवकलन 1 का 0 और x का हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे सोल्व करेंगे इसको। या यहाँ पर देख लीजिए साइड में थोड़ा सा, तो dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस की गुना करेंगे तो क्या कितना आएगा, -1 माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस के x बचेगा ऊपर, और नीचे बचा 1 प्लस के x का होल स्क्वायर। प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, तो माइनस के 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था कि dy/dx बराबर -1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या दिया है इसमें, यदि y बराबर x की पावर x तो dy/dx ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब फलन की पावर फलन वाले अवकलन आ जाए तो कैसे करते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट x की पावर n समझ लेते हैं, लेकिन ये x की पावर n नहीं है, x की पावर x है। तो इसका फॉर्मूला वो नहीं खुलेगा, जैसे x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था कि n x की पावर n-1। ठीक है, ऐसे नहीं करना इसको। जब भी फलन की पावर फलन आ जाए तो दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं हमेशा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। लॉग लेने पर तो log y हो जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा log x की पावर x। अब एक होता है log में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, log m की पावर n, तो n पीछे आगे आ जाता है तो n log m हो जाएगा। ठीक
ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना। तो इसको लिख सकते हैं हम log y बराबर x log x, ठीक है। अब इसका अवकलन कर देना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, log का अवकलन क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, और y का फिर से करेंगे dy/dx हो जाएगा। x इंटू लॉग एक्स, ये गुना वाला फंक्शन बन गया। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का अवकलन 1/x हो गया, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पर x से x कैंसिल 1 बचा, और log x की 1 में मल्टीप्लाई तो log x आया, ये ब्रैकेट बंद, और ये y भाग में था इधर जाकर गुना में चला गया, तो dy/dx। y की वैल्यू जो हमने मानी थी दिया थी y बराबर x की पावर x, यहाँ पर पुट कर देंगे x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि x की पावर x का अवकलन क्या होता है, तो याद रखेंगे क्या होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन f नंबर 1 वर्धमान है और नंबर 2 ह्रासमान है। तो ह्रासमान वर्धमान वाले फलन सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। सॉल्यूशन दिया है f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस के 6, जो भी आपको फलन गिवन हो उसका तुरंत अवकलन कर दीजिए, यानी f' निकाल लीजिए। तो इसका f' क्या आ जाएगा 2x माइनस के 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जो कंडीशन उसने दी है नंबर 1 वर्धमान के लिए, तो वर्धमान के लिए क्या होता है बच्चों, f' का मान होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन रखनी है। तो f' की वैल्यू है 2x माइनस के 4 ग्रेटर देन 0, और 4 को इधर ले जाएंगे तो 2x ग्रेटर देन 4, या 2 से काट लीजिए x ग्रेटर देन 2, यानी x जो है 2 से बड़ा है, तो x के वह मान जो 2 से बड़े हों तो कहाँ तक हो जाएंगे 3, 4, 5, 6 और कहाँ तक अनलिमिटेड तक हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अंतराल क्या आ जाएगा कि 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अगर यहाँ पर क्या होता है इक्वल का साइन होता तो बड़ा ब्रैकेट लगता, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है तो छोटा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी छोटा ब्रैकेट लगेगा। तो आंसर हो गया नंबर 2। क्या लिखेंगे, ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए। तो ह्रासमान के लिए क्या होता है कि f' होता है वो लेस देन होता है 0 से, ठीक है। तो f' की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 4 है, 2x माइनस 4 लेस देन 0, इस 4 को इधर ले जाएंगे तो 2x लेस देन 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो x लेस देन 2 आ जाएगा, यानी x के वे मान जो 2 से छोटे हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं, -3, -4, -5 और कहाँ तक माइनस इनफाइनाइट तक। तो अतः अंतराल क्या आ जाएगा, इसका अंतराल आ जाएगा कि माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, है ना। तो ये आपके आंसर बनेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है ये, ठीक है। और सीधा कितने नंबर का आएगा, आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। देख सकते हो 2015, 16, 17, 18 4 साल तक लगातार पूछा गया, फिर गैप हो गया और 23, 24 में पूछा गया, यानी 25 में आ सकता है। तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो हम भी एक उम्मीद पर सवालों को हल करेंगे कि हो सकता है आ जाए। तो क्या बोलेंगे इसमें, जिनका योगफल 6 है, तो 2 संख्याएं मान लीजिए। तो सॉल्यूशन माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब इन दोनों का योगफल 6 है, तो प्रश्नानुसार x और y का जो योग है वो कितना है, 6 है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। घनों का योगफल क्या हो जाएगा, x की क्यूब और प्लस y की क्यूब। इसके इक्वल क्या मान लेंगे, कोई भी फंक्शन मान सकते हैं। मान लीजिए हमने s मान लिया, तो s बराबर क्या है, इनके घनों का योगफल है। अब न्यूनतम और ये अधिकतम जहाँ भी वर्ड दिख जाए तो समझ लेना उसका 2 बार अवकलन करना है। ये किस चैप्टर से है, आपके अवकलन के अनुप्रयोग से है, जिसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले सवाल होते हैं। तो जहाँ पर भी न्यूनतम और अधिकतम वाले सवाल मिल जाएं ऐसे हिंदी में, तो समझ लेना वो किस चैप्टर से लिए गए हैं, 6ठे चैप्टर से लिए गए हैं। और हमेशा एक सवाल जरूर आता है वहाँ से। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे, लेकिन इसकी कंडीशन है कि सारा का सारा फंक्शन या तो मेरा x में होना चाहिए या सारा का सारा फंक्शन मेरा y में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक x है और y है, 2 फलन है, तो मुझे अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए,
y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, और 6 माइनस एक्स यहाँ पर पुट कर देना है। तो एक्स की क्यूब प्लस के 6 माइनस एक्स की होल क्यूब। अब यहाँ पर सोल्व कीजिए इसको, एक्स की क्यूब बराबर प्लस 6 की क्यूब यानी 216 और माइनस एक्स की क्यूब माइनस के 3ab 3 छंग 18 एक्स आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 6 माइनस एक्स। इसको और सोल्व कर सकते हैं, एक्स की क्यूब से एक्स की क्यूब कैंसिल, तो 216 माइनस के 18 छिक्का 108 होते हैं एक्स और माइनस के 18 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एस। तो 216 माइनस के 108 और माइनस के 18 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर माइनस के 18 की जब एक्स में करेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो एस का मान कितना आ जाएगा 18 एक्स स्क्वायर माइनस के 108 एक्स और प्लस के 216, ये एस आ गया। अब लिखेंगे उचित न्यूनतम या अधिकतम के लिए, न्यूनतम या अधिकतम के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है जो इसका अवकलन होगा वो 0 के बराबर आना चाहिए, यानी ds अपॉन dx बराबर 0। तो ds अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर अवकलन करेंगे 36x माइनस के 108 बराबर 0। यहाँ से इसको 36x बराबर लिख सकते हैं हम 108 और काट लीजिए इसको 6 छंग 36 और 6 कम 6 6 48 36 18, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब ये जो एक बिंदु प्राप्त हुआ है, अब इस बिंदु पर हमें चेक करना है कि फलन जो है मेरा अधिकतम है या न्यूनतम है। तो अगर मेरा d2s अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव आ गया तो फलन कैसा होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, और अगर d2s बटे dx स्क्वायर मेरा निगेटिव आ गया तो फलन कैसा होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है दो कंडीशन। तो अब इसका d2s बटे dx स्क्वायर निकालिए, d2s बटे dx स्क्वायर। तो d2s बटे dx स्क्वायर का मान कहाँ से निकलेगा कि इसका दोबारा से अवकलन कर देना है। ds अपॉन dx का मान ये आया था तो इसका अवकलन दोबारा से करेंगे तो कितना आएगा 36। ठीक है, तो 36 आया कितने पर, x बराबर 3 पर। ये 36 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप कहोगे सर पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। अतः x बराबर 3 पर जो फलन है, फलन कौन सा है, s न्यूनतम है। ठीक है, फलन कैसा है, न्यूनतम है। तो जब फलन न्यूनतम है तो x बराबर 3 हो गया इसका आंसर। अब x बराबर जब 3 है तो y का भी मान बताइए। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस एक्स लिया था हमने शुरुआत में, तो y का मान आ जाएगा 3। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, अतः अभीष्ट संख्याएं जो संख्याएं हैं वो मेरी क्या हैं, 3 और 3 हैं। तो ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछा जाए कि दो संख्या ज्ञात करो जिनका योगफल तो 6 हो, कुछ भी दे सकता है योगफल 6 8 16 कुछ भी, और उनके घनों का योग न्यूनतम या घनों का योग अधिकतम, तो हमेशा संख्या जो होंगी यहाँ पर जो योग दिया होता है उनकी आधी होती हैं। अगर 16 होंगी तो 8 8 आ जाएंगी दोनों संख्या, अगर 6 होंगी तो 3 3 हो जाएंगी। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया सवाल तो आप क्या लिखोगे, जो भी योग होगा उसका आधा आधा संख्या हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है याद करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 समाकलन वाले चैप्टर से है ये। तो लिमिट 1/√3 से √3 dx बटे 1 + x स्क्वायर का मान होगा और π/3 2π/3 π/6 π/12 ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और देख लीजिए 4 साल से लगातार पूछा जा रहा है, 2021 22 23 24, तो 2025 में भी आने के चांसेस हैं, तो इसको ज़रूर से करके जाइएगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए 1/1 + x स्क्वायर का समाकलन क्या हो, किसका होता है। तो आप कहोगे सर tan इनवर्स x का होता है। किसका होता है, tan इनवर्स x का। तो लिखेंगे 1/√3 और √3 dx बटे 1 + x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का समाकलन हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट 1/√3 और लिमिट √3। अब लिमिट चढ़ाइए यहाँ पर, पहले अपर लिमिट लिखेंगे x के स्थान पर और फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे 1/√3। अब tan में √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, और 1/√3 किसका होता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 - 3 यानी 30, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। तो π/6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको समाकलन के सूत्र याद होने चाहिए और टेबल याद होने चाहिए कि किस एंगल का मान क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट करेंगे पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, x स्क्वायर tan इनवर्स x की क्यूब बटे 1 + x की घात 6 dx का मान ज्ञात कीजिए। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 16 18 19 में पूछा गया है।
तो समाकलन जब भी ऐसे टाइप का मिल जाए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि किसी का अवकलन तो नहीं रखा हुआ, यानी किसी को मान करके प्रतिस्थापित तो नहीं कर सकते हम। तो ये जो एक्स स्क्वायर है और एक्स की क्यूब है, ये किसके अवकलन है भाई? एक्स की क्यूब। अगर मैं नीचे वाला को देखिए एक्स की घात 6, तो एक्स की घात 6 को अगर एक्स की क्यूब मान लूँ, एक्स की क्यूब का होल स्क्वायर, और एक्स की क्यूब को टी मान करके मैं अवकलन करूँ, तो एक्स की क्यूब का अवकलन एक्स स्क्वायर मुझे ऊपर रखा हुआ मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? वह एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स की क्यूब बटे 1 प्लस इसको मैं लिखूँगा एक्स की क्यूब का होल स्क्वायर dx। तो हम मारेंगे लेट एक्स की क्यूब बराबर टी, यानी एक्स की क्यूब को हमने टी मान लिया। तो जब दोनों ओर का अवकलन करेंगे इधर आएगा 3x स्क्वायर dx और इधर आएगा dt। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये रहा और dx ये रहा, तो एक्स स्क्वायर dx का मान कितना आ जाएगा? 1/3 dt है ना। तो जहाँ पर हमने माना था वहाँ पर पुट करिए एक्स की क्यूब बराबर टी। तो यहाँ पर एक्स की क्यूब बराबर टी पुट करेंगे तो tan इनवर्स टी हो जाएगा और बटे 1 प्लस एक्स की क्यूब की जगह टी आ जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रहेगा। और एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर है? 1/3 dt के। तो लिखेंगे 1/3 dt, और ये 1/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कहाँ चली जाएगी? आगे चली जाएगी समाकलन के बाहर। 1/3 बाहर और tan इनवर्स टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। अब ध्यान से देखिए, ये 1 प्लस टी स्क्वायर का जो अवकलन है, ये tan इनवर्स को अवकलन मान लीजिए, इसका अवकलन क्या होता है? 1 प्लस टी स्क्वायर होता है। तो हम मानेंगे लेट tan इनवर्स t बराबर, हमने कुछ और मान लिया, z मान लिया, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा? 1/1 प्लस के टी स्क्वायर dt और बराबर dz, यानी जो dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? dz, और tan इनवर्स t के स्थान पर आ जाएगा z। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 बाहर, ऊपर लिखेंगे z और dz। ठीक है, अब z का वो समाकलन क्या होगा? आप कहेंगे सर z का वो समाकलन हो तो z स्क्वायर बटे 2 होगा और बाहर 1/3 एज इट इज और प्लस के c। अब 1/6 हो जाएगा z स्क्वायर बटे 6 प्लस के c। z का मान रखिए, z का मान क्या था? tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t का होल स्क्वायर है बटे में 6 है प्लस c। अब t का मान रखिए, t का मान क्या था? x की क्यूब, तो यहाँ पर tan इनवर्स x की क्यूब बटे 6 और ये tan इनवर्स पर स्क्वायर है प्लस के c। तो देख लीजिए कैसे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने 2 बार इसमें मानना पड़ा है हमें। यहाँ तक नोट कीजिए, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। मान ज्ञात कीजिए, समाकलन किसका है? x प्लस 2/2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 dx। ये 2022 और 24 में पूछा गया है। तो इस टाइप के समाकलन कैसे करते हैं जिसमें एक नीचे द्विघात समीकरण हो और ऊपर एक रैखिक समीकरण हो? तो ध्यान से देखना, इस टाइप के समाकलन को करने का तरीका ये होता है, जब भी आपके सामने ये वाली स्पेसीज मिले, मान लीजिए px प्लस के q ऊपर हो और नीचे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, ठीक है, इस प्रकार का कोई समाकलन आ जाए तो हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाला होगा px प्लस के q होगा उसको किसके इक्वल मान के चलेंगे? इसको हमेशा मान के चलना है आपको a, जो नीचे वाले का अवकलन है d/dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c, इसका अवकलन और एक प्लस के b, ये मान के चलना है। ये कंडीशन होती है, ठीक है। नीचे जब भी द्विघात समीकरण हो और ऊपर एक रैखिक समीकरण हो तो हमेशा ऊपर वाली रैखिक समीकरण को नीचे वाले का अवकलन इनटू में एक कांस्टेंट a और एक प्लस में कांस्टेंट b मान के चलना है। तो अब हमारे पास ऊपर क्या है? x प्लस के 2, तो लिखेंगे माना x प्लस के 2 बराबर a माना एक कांस्टेंट है तो d/dx नीचे वाले का अवकलन करना है 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 और प्लस के b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका अवकलन 2 दूनी 4 और प्लस के 6 प्लस के b आ गया x प्लस के 2। अब इसकी a की गुना करेंगे तो 4ax आ जाएगा प्लस के 6a प्लस के b। यहाँ से गुणांकों की तुलना करके a और b का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से माना x के गुणांक की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना करने पर तो इसके x के गुणांक की तुलना करेंगे। यहाँ पर x की गुणा में क्या है? 1 है और इधर x की गुणा में है 4 है, तो यानी 1 के बराबर क्या जाएगा? 4a, या कह सकते हो a का मान 1/4। अब देखिए अचर पद की तुलना करेंगे तो अचर पद की तुलना, अचर इधर 2 है और इधर जो अचर पद है 6a प्लस के b है। a का मान 1/4 यहाँ पर रख दीजिए प्लस b, और यहाँ से सोल्व करेंगे 2 × 6
2 दूनी 4 यानी 3/2 प्लस के b, यहाँ से 3/2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो b का मान आ जाएगा 2 माइनस 3/2। 2 दूनी 4 में से 3 गया 1/2 यानी b का मान कितना आ गया 1/2 और a का मान है 1/4, b का मान है 1/2। इसे जो है समीकरण नंबर 1 मान लेना। a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे यहाँ पर x प्लस के 2 बराबर कितना आएगा a की वैल्यू 1/4 इंटू 4x प्लस के 6 प्लस के b की वैल्यू कितनी है 1/2। अब देखिए ध्यान से, हमें समाकलन किसका ज्ञात करना है x प्लस के 2/2x² प्लस के 6x प्लस के 5 का, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे इस द्विघात समीकरण से दोनों ओर भाग लगा देंगे। तो x प्लस के 2 बटे में आ जाएगा 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 और इधर भी क्या आ जाएगा 1/4 4x प्लस के 6 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 और प्लस के 1/2 और डिवाइडेड बाई 2x² प्लस के 6x प्लस के 5। इससे हमने भाग लगा दिया। अब समाकलन ज्ञात करना है तो समाकलन लगा देंगे दोनों ओर। ठीक है, अब देखिए 1/4 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखिए, ऊपर आ जाएगा 4x प्लस के 6 बटे में 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 dx प्लस में 1/2 बाहर है। तो इसको जो है क्या बनाइए पूर्ण समीकरण बनाइए, पूर्ण वर्ग समीकरण। तो ये है आपके 2x²। सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो नीचे आ जाएगा 2 और अंदर बचेगा x² प्लस के 3x प्लस के 5/2। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये फलन है, इसका अवकलन ऊपर रखा हुआ है तो इसको हम क्या लेट कर सकते हैं नीचे वाले को t और फिर 1/t का समाकलन हो जाएगा log t। तो हम डायरेक्ट इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं log 1/4 log 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ से इसके फैक्टर करने हैं 3x के x²। इस 3x में क्या करना है 3 का आधा यानी इसके x बीच वाले का आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग ही घटाएंगे। तो 3 का आधा क्या हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का ही वर्ग जोड़ना है और 3/2 का ही वर्ग घटाना है और प्लस के 5/2। अब यहाँ पर 1/4 log 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 प्लस के 1/4 1/, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा a प्लस के b का होल स्क्वायर, तो x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर और ये कितना बन जाएगा माइनस के 9/4 प्लस के 5/2 dx। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए यहाँ पर इससे आगे 1/4 log 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 प्लस के 1/4। अब यह इसको सोल्व कीजिए x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे 4 बनाने के लिए, नीचे भी 2 से गुना ऊपर भी 2 से गुना, तो 5 दूनी 10, 10 में से 9 गए, बचेगा 1 वो भी प्लस का और बटे में आ जाएगा 4 1/4 dx। इसको सेम लिखना है 1/4 1/x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये किसकी फॉर्म बननी है 1/x² प्लस के a² की फॉर्म बननी है और ये किसका समाकलन होता है tan इनवर्स x/a का। तो लिखेंगे यहाँ पर इसको एज इट इज लिखना है प्लस 1/4 भी एज इट इज लिखना है। तो इधर आ जाएगा 1/2a, तो 1/2a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू है x प्लस के 3/2 और बटे में a 1/2। ठीक है, ये होता है tan इनवर्स का सूत्र और प्लस में एक c कांस्टेंट ऐड होता है। तो इसको एज इट इज लिखते जाना है प्लस के 1/, देखिए 2 से 2 ख़त्म तो नीचे आ जाएगा 4 tan इनवर्स और ये आ जाएगा आपका 2x प्लस के 3 2x प्लस के 3/2 बटे में 1/2 प्लस के c, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको लिख लीजिए अब 1/4 log 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 प्लस के 1/4 tan इनवर्स 2x प्लस के 3 बटे में
एक, चाहे एक को लिखो चाहे मत लिखो, प्लस के सी, ये आपका आंसर बनेगा। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझिए। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि नीचे एक द्विघात समीकरण हो, है ना, तो उसको हमेशा क्या मानना है, ऊपर वाले को कि नीचे वाले का अवकलन और इनटू में a प्लस में b, उसके बाद इसका अवकलन करने के बाद इसको एक समीकरण नंबर 1 मान लेना। इसमें a और b की गुना करके a और b का मान निकाल के वापस से समीकरण 1 में रखना है, और जिसका समाकलन ज्ञात करना होगा उसी से हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अलग अलग इन दोनों का हमने समाकलन सोल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा 8 नंबर में पूछा जाता है आपसे। समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से है, जिसमें क्षेत्रफल निकलवाता है किसी भी वक्र का। तो इसमें दिया है एक परवलय है y² बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक चित्र बनाते हैं हम परवलय। देखिए कैसे बनाएंगे। ये किस टाइप का परवलय है, y² बराबर 4ax। ये एक ऐसा परवलय है जिसका मुख एक्स एक्स की धन दिशा में खुलता है। तो मुझे कैसे पता कि ये एक्स एक्स की धन दिशा में खुलेगा या एक्स एक्स की ऋण दिशा में खुलेगा या वाई एक्स में खुलेगा। तो इसकी कंडीशन होती है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। चलो यहाँ पर बता देता हूँ छोटा सा। देखिए अगर आपका इक्वेशन इस प्रकार है परवलय की कि y² बराबर 4ax, ये y² बराबर -4ax, या फिर x² बराबर के 4ay, या x² बराबर -4ay। 4 टाइप के परवलय होते हैं। तो अब इस क्लियर कर लीजिए। तो ये जो है इस ऐसे पहचाना जाता है कि x है लास्ट में, जिधर देखिए सिंगल घात होगी उसी से पहचानते हैं। तो x है लास्ट में और आगे प्लस का साइन है, इसका मतलब x एक्स की धन दिशा में खुलेगा। यानी कि कैसे खुलेगा, ये x एक्स की धन दिशा में ऐसे खुलेगा परवलय। और अगर ये इसका चित्र कैसे बनेगा कि x एक्स की ऋण दिशा में खुलेगा, तो इसका चित्र बनेगा इधर की ओर। ठीक है, और इसका चित्र कैसे बनेगा कि y एक्स की धन दिशा में खुलेगा यानी ऊपर की ओर। ठीक है, और ये कैसे पहचानोगे, y एक्स की ऋण दिशा में खुलेगा यानी नीचे की ओर। तो ये आपको जो है परवलय पता होने चाहिए कि चित्र हम कैसे बनाते हैं। तो परवलय आप देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्स के धन दिशा में खुलेगा, तो इसको सही से बना लेंगे हम, बड़ा सा परवलय। ठीक है, उसके बाद ये एक्स एक्स, ये एक्स डैश एक्स हो जाएगा, ये वाई एक्स, ये वाई डैश एक्स हो जाएगा। उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए नाभिलंब कहाँ पर होता है, इसका यहाँ पर होता है नाभिलंब, और इसके निर्देशांक होते हैं हमेशा a0। कितने होते हैं, a0। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नाभिलंब का, जो ऐसे जाता है नाभि बीचों बीच। तो ये वाला एरिया निकालना है हमें, नाभिलंब से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों एरिया निकालने। तो अब एक काम करिए, यहाँ पर जो है एक एरिया निकाल लीजिए ऊपर वाला, फिर 2 से गुना कर देंगे। ठीक है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लेकर लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर a तक की, और परवलय का जो समीकरण है लिखेंगे सॉल्यूशन। परवलय का समीकरण y² बराबर 4ax। तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे सबसे पहले, तो √4ax हो जाएगा। और √4ax को क्या लिखते हैं, √4 बाहर आ जाएगा यानी 2 बाहर आ जाएगा, और √a और √x ऐसे लिख दीजिए इसको, है ना, दोनों अलग अलग। तो y का मान ये हो गया। अच्छा, अब आ जाओ समाकलन पे। तो इसका जो हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, समाकलन करेंगे, लिमिट लेंगे 0 से लेकर a तक की, और y का समाकलन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखना, इधर को लिखेंगे परवलय या अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुना एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, तो 0 to a लिमिट हो जाएगी, और y का समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो y का मान अभी बताया था कितना आया था, 2 √a√x dx। ठीक है, अब 2 बाहर आ जाएगा और √a भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो 2 दूनी 4 √a बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचा है, 0 to a √x dx। √x का समाकलन कितना होता है आप सभी जानते हैं, 1x की पावर 1/2 का समाकलन क्या होगा, ध्यान से देखना है, 4 √a। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 है ना। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या होता है, समाकलन में एक पावर जुड़ जाती है इसमें, तो इसमें क्या जुड़ जाएगी, पावर जुड़ जाएगी। x की पावर 1/2 में एक पावर जोड़ देंगे, और जो पावर ऊपर लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे, और 0 to a लिमिट आ जाएगी यहाँ पर 4 √a। x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2 और 1 3, यानी x की पावर 3/2 बटे 3/2। इस 3/2 को बाहर ले जाइए और ऊपर पलट के लिख देना 2/3। तो 4 √a और लिमिट है 0 to a, ये आ जाएगा x की पावर 3/2 0 to a। 2 चौके कितना हो जाएगा, 8/3 √a इंटू x की जगह पहले a आएगा, a की पावर 3/2 -0
की पावर 3/2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। बचा क्या, a की पावर 3/2, 8/3। इसको लिख दीजिए a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 3/2। दोनों पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि गुना में है, तो गुना में मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। आधार समान है, ऊपर की पावर जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 4/2 का मतलब 2 हो जाएगा, यानी a² आ जाएगा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 8/3 a² वर्ग मात्रक। स्क्वायर में आता है हमेशा क्षेत्रफल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आपसे पूछा गया भी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक नोट करें पहले। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। अवकल समीकरण dy/dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। यानी इसमें आपको y का मान निकालना है। हल करने का मतलब ये होता है। तो अवकल समीकरण को पहले देख लीजिए किस टाइप की समीकरण है। क्या ये पृथक्करण विधि वाली है, यानी इसमें चरों को पृथक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। y वाला इधर पहुँच जाएगा और x वाला इधर पहुँच जाएगा, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो dy की जगह dy वाला इधर आ जाएगा y वाला, और x वाला dx के साथ चला जाएगा। अब दोनों ओर का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। 1 का समाकलन कितना होता है y के रेस्पेक्ट में, बताइए ज़रा। 1 का समाकलन होगा y, और y² का हो जाएगा y³ बराबर 1 का हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में x, और x² का हो जाएगा x³, और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा c। तो c को भी 3/3 करके हम लिख सकते हैं। कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से एलसीएम लीजिए, इधर 3y प्लस y³ बराबर, इधर एलसीएम लेंगे 3x प्लस के x³ प्लस के c, और इधर बटे में 3 बचा, इधर बटे में 3 बचा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, इधर ले आइए सबको 3y प्लस y³ बराबर माइनस के 3x माइनस के x³ बराबर आ जाएगा c के। अब यहाँ से फैक्टर बनाइए ध्यान से। 3y और 3x में से 3 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये बचेगा y माइनस एक्स, और y³ माइनस x³ को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस x³ को लिख सकते हैं y माइनस एक्स इंटू y² प्लस x² प्लस के xy, है ना, बराबर में c। अब यहाँ से फिर से कॉमन आ गया y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा आपका 3 प्लस के y² प्लस x² प्लस के xy और बराबर में c। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करो पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। इसमें आपको एक अवकल समीकरण दी गई है और इसको हल करना है। तो अवकल समीकरण क्या है, sec² x tan y dx प्लस sec² y tan x dy बराबर 0। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। जब भी अवकल समीकरण हल करनी होती है तो हमें सबसे पहले dy/dx को निकालना होता है, कैसे भी करके। तो dy/dx को निकालिए, एक टर्म को इधर ले जाइए, है ना, दूसरे टर्म को इधर ले जाएंगे तो सॉल्यूशन। तो इधर आएगा आपका sec² x tan y dx बराबर माइनस के sec² y tan x dy। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। तो इस dx को, या एक काम करिए, dy/dx ना ला करके x वाले एक तरफ करिए और y वाले एक तरफ रखिए। भाई देखिए dx है, ये sec² x है, ठीक है, ये y वाला है, तो y वाला इधर चला जाएगा dy में, और ये जो tan x है ये इधर आ जाएगा x वाले में। तो sec² x बटे tan x हो जाएगा, ये tan x इधर आ गया तो dx बचा इधर, और ये tan y इधर बटे में चला जाएगा, माइनस के sec² y अपॉन tan y, और यह जाएगा dy। अब आप इसका क्या करिए, दोनों ओर का समाकलन करिए। ठीक है, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा समाकलन के चिन्ह से। तो दोनों ओर का जब समाकलन करेंगे, ध्यान से देखिए, tan x का अवकलन ऊपर रखा हुआ है डायरेक्ट, तो जब नीचे का अवकलन ऊपर रखे तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट log tan x बन गया बराबर। ऐसे ही tan y का अवकलन ऊपर रखा हुआ है sec² y, तो इसमें माइनस के log tan y बन जाएगा, और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे अपनी पास से log c, इन्हीं के जैसा। तो ये जो हो जाएगा log m माइनस log n का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा log m अपॉन n। ठीक है, यहाँ बनेगा log tan x, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका tan x बराबर c अपॉन tan y। इस tan y की गुना इधर कर देंगे, तो tan x इंटू tan y बराबर आ गया c। तो ये आपका जो है इस अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, तो इस टाइप से होगा ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इसे नोट करें पहले।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस के 2xy dy बराबर 0 को हल कीजिए। तो ये 2015, 17, 20, 22 और एनसीईआरटी में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले एक टर्म को इधर ले जाइए। तो सॉल्यूशन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस के 2xy और dy। तो dy अपॉन डी एक्स निकालिए। तो इस क्यों, अब देखिए हम इसको जो है एक्स और एक्स वाले और वाई वाले अलग नहीं कर सकते, यानी ये जो है चरों के पृथक्करण विधि से नहीं होगा। तो ये और किस मेथड से होगा, तो इसका मेथड ध्यान से देखिए। डी एक्स को इधर ले जाइए तो, और 2xy को इसके नीचे ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे में आ जाएगा 2xy और माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर आगे आ जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2xy बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। यह कह दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2xy। अब देखिए ये जो है एक होमोजीनियस यानी एक समघातीय अवकल समीकरण है। मैंने कैसे पहचाना, इसका जो हर एक पद है उसकी घात देखिए भाई। y की घात कितनी है 2 है, x की घात कितनी है 2 है और इस पूरे पद की घात कितनी है, एक घात इसकी 2 है। तो जब समान घात होती है हर एक पद की तो वो समघातीय अवकल समीकरण होती है। और समघातीय अवकल समीकरण में हम क्या मानते हैं, तो लिखेंगे इसमें माना y बराबर vx। ठीक है, तो क्या मानेंगे इसमें y बराबर vx। तो इसका अवकलन करिए dy अपॉन dx और इसको करेंगे पहला मान के दूसरा मान के, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का अवकलन डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यानी जो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आएगा वो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स आएगा। ठीक है, यह आया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो ये वाला मान इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए, अतः डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बटे में डी एक्स और बराबर y की जगह क्या रखेंगे, वी एक्स। तो वी एक्स का होल स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में 2x, y की वैल्यू आ जाएगी वी एक्स। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दिया हमने। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर यह आ जाएगा आपका v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यह आ जाएगा आपका 2vx स्क्वायर। अब देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके नीचे से काट देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, ऊपर v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 2v और इधर बचेगा आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इस v को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा आपका x डी वी बटे डी एक्स बराबर v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v और माइनस के v। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, v स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 2v स्क्वायर बटे में 2v x डी वी बटे डी एक्स। अब इस 2v स्क्वायर में से जब v स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा, इधर को देख लीजिए। तो x डी वी बटे डी एक्स बराबर ये पर यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1 और माइनस के v स्क्वायर बचेगा और बटे में 2v। अब ध्यान से देखिए, इस माइनस को ऊपर से कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो 1 प्लस के वी स्क्वायर बटे में 2v एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये जो है v वाले एक साइड कर दीजिए और x वाले एक साइड कर दीजिए। भाई ये सारा v है तो इस v को इधर ले जाएंगे और dx और x को इधर ले जाएंगे तो चरों को पृथक्करण विधि से हो जाएगा ये। तो लिखेंगे 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, तो कहाँ चला गया dv में, और dx और बटे में x आ जाएगा इधर माइनस में। ठीक है, मैंने क्या किया, जो dv था इसको एज इट इज रखा और इस 2v को इधर पहुंचा दिया गुना में और 1 प्लस वी स्क्वायर को भाग में पहुंचा दिया। इस x को यहाँ पर भाग में पहुंचा दिया और dx को इधर गुना में पहुंचा दिया, माइनस एज इट इज रहा। अब दोनों ओर का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर का अवकलन ऊपर रखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस के वी स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपका माइनस के log x और एक क्या जुड़ेगा, कांस्टेंट log c। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, log m माइनस log n का फॉर्मूला, तो log m अपॉन n यहाँ तक नोट करो, इसको पलटता हूँ मैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका log 1 प्लस के वी स्क्वायर बराबर log c अपॉन x। अब log से log कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 प्लस के वी स्क्वायर बराबर c अपॉन x।
अब यहाँ पर जो है v की वैल्यू रखी है, हमने क्या माना था y बराबर वी एक्स, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, v की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर y अपॉन एक्स रख सकता हूँ मैं v के स्थान पर, y अपॉन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा बराबर c अपॉन एक्स। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे y स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर c अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर बराबर c अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा cx। तो यही आपका क्या है, इस समीकरण का हल हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा 8 नंबर में पूछा जाता है। ये समघातीय अवकल समीकरण, 3 टाइप के अवकल समीकरण होती है, तीनों के एक एक सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, तो ध्यान से देख लेना। हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं एक एक का प्रश्न तीनों क्वेश्चन के लेकर आता हूँ, तो इनकी प्रैक्टिस आप करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। एक सदिश दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, इसकी दिक् कोज्याई ज्ञात करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा पूछा जाएगा एक सदिश देकर के इसकी दिक् कोज्याई ज्ञात करो या दिक् अनुपात ज्ञात करो, ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसका दिक् कोज्याई कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए इसको एक वेक्टर की इक्वल मान लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस के जे कैप माइनस 2k कैप। अब सबसे पहले इस वेक्टर ए का मोड निकालिए, तो मोड निकालना आपको सभी को आता है। इनके गुणांकों का स्क्वायर करिए, आई के गुणा में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जे की गुणा में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और के की गुणा में 2 है 2 का स्क्वायर 4 आ गए। तो कितना आ जाएगा, मोड ए का मान 4 और एक 5 और एक 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मोड ए का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब जो दिक् अनुपात दिक् कोज्याई होती हैं वो क्या होती हैं, ध्यान से सुनिए। दिक् कोज्याई, तो दिक् कोज्याई जो होती है आपकी, ये होती है a1 बटे मोड ए, और फिर हो जाएगी b1 बटे मोड ए, और फिर c1 बटे मोड ए, ठीक है। ये a1 b1 c1 क्या है, ये जो i के गुणा में लिखा है ये a1 है, जो j के गुणा में लिखा है ये b1 है, और जो k के गुणा में लिखा है वो c1 है। तो a1 क्या हो जाएगा 1, और मोड ए कितना है √6, और b1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बटे √6, और c1 क्या हो जाएगा -2 बटे √6। तो देखा कितना आसान है, ये बहुत ही आसान होते हैं दिक् कोज्याई। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको नोट करेंगे पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार बोर्ड में पूछा जाता है और 8 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये 2 टाइप से पूछा गया है, मैं दोनों टाइप से आपको कराऊंगा। देखिए सबसे पहले पूछा गया यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश है, ध्यान देना यहाँ पर क्या बोला इनको, मात्रक सदिश, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर है 0 वेक्टर, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान फाइंड आउट करा रहा है। और अथवा करके पूछा है यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सदिश हैं, यहाँ पर देखो इनको मात्रक सदिश लिया है और यहाँ पर ओनली सदिश लिया है, बाकी सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है। तो दोनों ही टाइप के मैं आपको कराऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या है जो आपको दिया है वो लिखिए। एक तो आपको ये दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो इसका हम उपयोग करेंगे, लिखेंगे दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर। तो अब हमें निकालना क्या है, ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए को जोड़ करना है, यानी सबसे पहले ए डॉट बी निकालिए। तो ए डॉट बी कैसे आएगा, जब ए में किसकी गुना होगी, बी की गुना होगी। तो सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों और सबसे पहले ए की गुना कीजिए, है ना, दोनों और वेक्टर ए से गुना करने पर। तो सबसे पहले ए से गुना करेंगे, ये हो जाएगा ए डॉट ए, जब गुना करते हैं तो शुरुआत में गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट बी और यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट सी, और बराबर जब ए की 0 में गुना करेंगे तो तब भी 0 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ए डॉट ए मतलब हो जाएगा मोड ए, ठीक है, मोड ए का वर्ग। जब किसी की भी वेक्टर की 2 बार गुना होती है तो उसका मतलब हो जाएगा मोड ए का वर्ग, और ये आ जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी बराबर 0 वेक्टर। जब मोड ए को इधर ले जाएंगे कितना आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर माइनस के मोड ए हो जाएगा, ये इधर आकर के समीकरण नंबर 1। अब क्या कीजिए, इसी में दोनों और अब की बार क्या करेंगे, इसको एक काम करिए, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 को, तो लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों और बी से, अब की बार बी वेक्टर से गुना करेंगे, है ना, पहले ए से करी, अब की बार बी से करेंगे, फिर सी से करेंगे, तो लगातार करनी है। तो दोनों और बी वेक्टर से गुना करने पर
जब दोनों ओर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी डॉट बी और प्लस बी डॉट सी बराबर 0। ठीक है, अब बी डॉट ए तो एज इट इज रहेगा और बी डॉट बी का मतलब हो जाएगा वैक्टर बी का मोड प्लस बी डॉट सी भी एज इट इज रहेगा बराबर 0। इस बी डॉट बी वैक्टर को इधर ले जाइए बी मोड को, तो क्या बचा आप इधर बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी बराबर माइनस के बी वैक्टर का मोड और स्क्वायर। इस बी डॉट ए को हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर माइनस वैक्टर बी का मोड, समीकरण नंबर 3। अब की बार समीकरण 1 में सी वैक्टर से गुना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों ओर सी वैक्टर से गुना करने पर, तो गुना करेंगे तो आज क्या आ जाएगा सी डॉट ए, फिर आएगा आपका सी डॉट बी, फिर आएगा सी डॉट सी बराबर 0 वैक्टर। इसको सी डॉट ए को एज इट इज लिखे और प्लस सी डॉट बी को हम बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लिखेंगे हम सी वैक्टर का मोड इसका स्क्वायर बराबर 0 वैक्टर। इसको इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा माइनस के सी वैक्टर का मोड, समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या निकालना था ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो यहाँ पर ए डॉट बी ए डॉट सी है, यहाँ पर ए डॉट बी बी डॉट सी है, यहाँ पर सी डॉट ए बी डॉट सी है। तो इन तीनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, दो बार इनके मान आ जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, ये आएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, फिर ये जुड़ेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और प्लस ये जुड़ेगा आपका सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, और बराबर सबसे पहले आएगा माइनस के मोड ए का वर्ग, फिर आएगा माइनस के बी का मोड का वर्ग, फिर माइनस के सी के मोड का वर्ग। अब ध्यान से देखिए, ए डॉट बी एक बार है, ए डॉट बी एक बार है, तो कितने हो गए, 2 ए डॉट बी हो गए। ए डॉट सी और ए डॉट सी बात देखिए कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख सकता हूँ मैं इनको। और बी डॉट सी कितनी बार है, 2 बार है, यह आ जाएगा सी डॉट ए और 2 बार बी डॉट सी बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा मोड ए का वर्ग प्लस मोड बी का वर्ग प्लस मोड सी का वर्ग। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए डॉट बी बचा प्लस बी डॉट सी को पहले लिख लेंगे और फिर बचेगा सी डॉट ए बराबर माइनस के मोड ए का वर्ग प्लस मोड बी का वर्ग और प्लस मोड सी का वर्ग। इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर आ जाएगा -1/2 और अंदर आ जाएगा ए डॉट ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस सी का वर्ग। ये आंसर कहाँ तक कब है, जब वो बोले आपको केवल ये ए बी और सी सदिश हैं। ठीक है, ये तो तब करना है यहाँ तक आंसर। लेकिन अगर आपसे बोल दिया ए बी सी मात्रक सदिश हैं तो तब क्या करना है, मात्रक सदिश का मतलब होता है इकाई सदिश, यानी वे वेक्टर जिनका मोड ए को। तो अगर ये इकाई सदिश है तो मोड ए भी 1 आ जाएगा, मोड बी भी 1 आ जाएगा और मोड सी भी 1 आ जाएगा। तो इसको और लिख लो, ए कोमा बी कोमा सी मात्रक सदिश हो, मात्रक सदिश हो, तब जो आपका मोड ए आएगा वो भी 1 आएगा, जो मोड बी आएगा वो भी 1 आएगा और मोड सी जो आएगा वो भी 1 आएगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन में, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का जो मान आया था हमारा कितना, -1/2 और अंदर आया था मोड ए का वर्ग यानी 1 + 1 + 1, तो कितना आ जाएगा 1 1 1 3 और माइनस के 3/2, तब आंसर ये बनेगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन देख लीजिए। जब आपसे केवल और केवल वो बोले कि ए बी सी सदिश हैं तो आंसर यहाँ तक देना है, और जब बोले ए बी सी मात्रक सदिश हैं तो आंसर यहाँ तक देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, चलिए
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है, ये भी 8 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2009, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 और 2021, उसके बाद एनसीईआरटी का भी है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा है बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये होगा। तो इसमें क्या दिया है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी 3 सदिश राशियाँ यानी 3 वेक्टर राशियाँ हैं तो इनका योग जो है 0 के बराबर है। जैसे उसमें दिया था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो सिद्ध कीजिए अब की बार ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए है। वहाँ पर क्या था, डॉट प्रोडक्ट था और यहाँ पर है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे, सिंपल है बहुत ही, ध्यान से देखो। हमें दिया है, क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए से गुना कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वेक्टर ए से सदिश गुना करने पर, है ना, सदिश गुना या गुणन करने पर। तो वेक्टर ए से सदिश गुना करने का मतलब है कि वेक्टर ए की जो है क्रॉस गुना करनी है। तो वेक्टर ए की क्रॉस करनी है किसमें, इन तीनों में, बराबर वेक्टर ए की इस इधर भी हो गया जी 0 में। तो जब इसकी इसमें गुना होगी तो आएगा ए क्रॉस ए, जब इसकी इसमें होगी तो आएगा वेक्टर ए क्रॉस बी, और जब ए की सी में होगी तो आएगा वेक्टर ए क्रॉस सी, और जब ए की 0 में आएगी तो आएगा 0। अब ध्यान से देखिए, ए क्रॉस ए का मतलब होता है 0, ठीक है। ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें 0 होता है, याद रखना। तो ये तो 0 हो जाएगा, बचा क्या आपका ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है, बराबर 0। अब ए क्रॉस बी को मान निकालना है मुझे, ए क्रॉस बी का। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा तो आएगा माइनस के ए क्रॉस सी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सवाल के अनुसार ए क्रॉस बी भी चाहिए मुझे, बी क्रॉस सी भी, सी क्रॉस ए भी। कहीं भी ए क्रॉस सी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए में कन्वर्ट करेंगे। याद रखना, जब भी दो वेक्टरों को आपस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी को अगर मुझे उल्टा करना हो, वेक्टर बी क्रॉस ए करना हो, तो साइन आएगा माइनस का। तो इसी प्रकार अगर वेक्टर ए क्रॉस सी को मुझे पलटना होगा तो साइन माइनस का आएगा। तो और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सी क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मान कितना आया, सी क्रॉस ए आया। अब वेक्टर बी की दोबारा से अब की बार क्या करेंगे, वेक्टर बी की गुना करेंगे। तो लिखेंगे वेक्टर बी से सदिश गुणन करने पर तो सदिश गुणन करेंगे, क्या आ जाएगा, वेक्टर बी बाहर आ जाएगा, क्रॉस लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी लगा देंगे, और इधर भी वेक्टर बी की गुना हो जाएगी 0 में, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। वेक्टर बी की गुना करिए ए में, क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी और प्लस बी क्रॉस सी बराबर 0। बी क्रॉस ए नहीं निकालना, हमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो हम इसको पलट देंगे यहीं पर, तो आ जाएगा ए क्रॉस बी, इसका मान हो जाएगा 0, इसको नहीं लिखेंगे, बचेगा आपका बी क्रॉस सी। इस ए क्रॉस बी को इधर उठा कर ले जाइए, क्या आ जाएगा आपका, बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी, या पलट कर लिख देंगे ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आया हमारा, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए है, और यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी। यानी अगर ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं तो क्या ये तीनों मान बराबर नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः ए क्रॉस बी बराबर है किसके, सी क्रॉस ए के, और ए क्रॉस बी किसके बराबर है, फिर बी क्रॉस सी के भी। तो हम तीनों को इसको बराबर दिखा सकते हैं। तो यही आपको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। ध्यान से देख सकते हो कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए को आपस में बराबर दिखाना है, यही आपने सिद्ध कर दिया। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और आपके 8 नंबर पक्के अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। तो बहुत आसान था, ध्यान से कर लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको 2 रेखाएं दी गई हैं और इसमें बीच का कोण निकलवाया है। तो इसमें जो है इस चैप्टर से या तो 2 रेखाओं के बीच का कोण आता है ज़्यादातर, या आता है 2 रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, और सीधा 8 नंबर में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, 2 रेखाओं के बीच का कोण का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान से देखना है सॉल्यूशन। 2 रेखाओं के बीच का कोण का जो फॉर्मूला है, 2 रेखाओं के बीच का कोण, तो इसका जो कोण का सूत्र है कोस थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और इंटू
अंडर रूट के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और इन दोनों का मोड। ठीक है, तो इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, देखिए ये है A1, ये है आपका B1, ये है आपका C1, ये A2, ये B2, ये C2। ठीक है, अब आसान हो गया, तो अब डायरेक्ट मान रख देना है। A1 की A2 में गुना करनी है, -3 एकम कितना हो जाएगा, +3, प्लस B1 की B2 में गुना करनी है, यानी 1 × 2 यानी 2 आ जाएगा, प्लस 5 की 5 में करनी है, 5 × 5 यानी 25 बटे अंडर रूट A1 का स्क्वायर 3 का वर्ग, B1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, फिर अंडर रूट के अंदर A2 का स्क्वायर 1, B2 का स्क्वायर 4 और C2 का स्क्वायर फिर से 25। ठीक है, और यहाँ पर लगा देना है मोड। 3 और 2 5, 5 और 25 हो जाएगा 30 बटे अंडर रूट 25 और 9, 9 और 1 10, 10 25 35 हो जाएंगे, अंडर रूट 5, 4 और 1 5, 5 और 25 हो जाएंगे 30। ठीक है, अब ये जो है 30 से 30 कट जाएगा, ऊपर अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट 30 बटे अंडर रूट 35। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर ही लिख लो एक बार इन्हें, अंडर रूट 35, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, तो अंडर रूट 6/7 आ गया। बचा क्या इधर, कोस थीटा, हमें निकालना क्या है, कौन, तो थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट के अंदर 6/7, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूरा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आप चुटकी में उड़ा दोगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बीच की दूरी का कैसे निकालेंगे, यहाँ तक नोट करिए पहले। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें 2 रेखाएं दी गई हैं आपको, इनकी सदिश स्वरूप है रेखाओं का और इनके बीच की दूरी पूछी है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये बीच की दूरी का सवाल ना आया हो और सीधा 8 नंबर का सवाल आता है। इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके 8 नंबर पक्के हैं। तो ध्यान से देखिए इसका, सबसे पहले जो दी गई रेखाएं हैं उन्हें लिखिए, दिया है रेखाएं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के k कैप प्लस के लैम्बडा आई माइनस के j प्लस के, और आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप और प्लस के म्यू 2i कैप प्लस के j कैप प्लस के 2k कैप। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो सदिश है ये हो जाएगा a1, क्या हो जाएगा a1, और ये हो जाएगा आपका b1 वेक्टर, यह आ जाएगा आपका a2 वेक्टर और ये हो जाएगा b2 वेक्टर। ठीक है, तो लिखेंगे a1 वेक्टर बराबर i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के k कैप, b1 वेक्टर बराबर i कैप माइनस के j कैप प्लस के k कैप, a2 वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप और b2 वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस के j कैप प्लस के 2k कैप। अब सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसको देख लीजिए, बीच की दूरी हमें चाहिए क्या क्या, बीच की दूरी, जो फॉर्मूला है बीच की दूरी का वो होता है आपका d बराबर b1 क्रॉस b2 और उसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है a2 माइनस a1 में, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे b1 क्रॉस b2 का जो आएगा मोड आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है और टोटल का क्या लगा देना है, मोड लगा देना। अब सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकालिए, तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 बराबर हो जाएगा, जो b1 वेक्टर है b2 वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ij के और इनके गुणांक लिखेंगे 1 - 1 1 1 - 1 1 और नीचे का गुणांक लिखेंगे 2 1 2 2 1 2। अब i वाले को ढकेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 एकम 2 माइनस के और माइनस के 1, फिर माइनस j वेक्टर, इसको ढकेंगे j वाले को 2 एकम 2 2 एकम 2, फिर प्लस के k वेक्टर, इसको ढकेंगे 1 एकम 1 और 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा माइनस के 3i कैप और ये आ जाएगा 0, इसको छोड़ देंगे, प्लस के 2 और 1 3 k कैप। ठीक है, ये आ गया आपका b1 क्रॉस b2। अब हमें b1 क्रॉस b2 का मोड भी चाहिए, तो लगे हाथ तो इसका मोड भी निकाल लो, b1 क्रॉस b2 का मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं एक वेक्टर का, कि इनके गुणांकों का स्क्वायर कर दो, 3 कवर करेंगे 9 और 3 कवर करेंगे 9, 9 और 9 आ जाएगा √18। अब हमें और क्या चाहिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर चाहिए, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर a2 में से a1 को घटाना है तो 2 में से 1 गया 1 बचेगा, फिर माइनस j और माइनस के 2j हो जाएगा तो माइनस के 3j हो गया, माइनस 1 और प्लस के फिर माइनस k हो जाएगा, माइनस के 2k हो जाएगा। अब फॉर्मूले में रख देना है, अतः बीच के d बराबर अंडर मोड
B1 क्रॉस B2 है माइनस के 3i प्लस के 3j, माइनस के 3i प्लस के 3k डॉट A2 माइनस A1 आया i माइनस के 3j माइनस के 2k बटे मोड वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मोड आया √18। ठीक है, इनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, i की i में गुना हो जाएगी माइनस के 3 और k की k में हो जाएगी माइनस के 6। ठीक है, और बटे √18, 3 और 6 आ जाएंगे आपके 9, माइनस के 9 बटे √18। ठीक है, और ये जो 9 है बाहर आकर कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो d बराबर 9 बटे 18 आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 9 बटे √2 √18 हाँ √9। ठीक है, 18 को मैंने ऐसे लिख दिया, और √9 से जब 9 कटेगा तो ऊपर चला जाएगा √9 बटे √2। इस दोनों को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे तो 9 बटे 2, तो इसका जो मान आएगा √9 बटे 2 मात्रक। ठीक है, और √9 को भी क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना है, √9 को हम क्या लिख देंगे, 3 लिख सकते हैं, हाँ है ना। ठीक है, तो 3 लिख देंगे, बटे में आ जाएगा √2, और कभी भी रूट नीचे नहीं आता तो हर का परिमीकरण करेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इसमें, जो आंसर आएगा आपका 3√2, और बटे में 2 की 2 में जब गुना होगी तो 2 आएगा। ठीक है, तो आंसर ये बनेगा 3√2 बटे 2। यहाँ तक नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये सवाल ना आया हो, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूरा 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के रैखिक प्रोग्रामन के, एक तो 5 नंबर में और एक 2 नंबर में, तो दोनों के तरीके एक जैसे ही होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है आपको इनको लिख लीजिए, दी है ये दिया है x प्लस के y लेस देन इक्वल्स टू 8 और 3x प्लस के 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेना है जिनमें x और y हैं। अब सबसे पहले समीकरण 1 से बिंदु निकालना है x अक्ष पर, तो x अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है, तो y बराबर जब समीकरण 1 में हम 0 रख देंगे तो x का मान कितना आएगा, 8 आएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। तो x बराबर 8 आया, तो बिंदु कितना बना, तो बिंदु बना सर, बिंदु होता है x और y, तो x की वैल्यू आएगी पहले, फिर y की वैल्यू आएगी। अब इसी पर y अक्ष पर निकाल लो, y अक्ष पर x बराबर 0 हो जाएगा, तो जब x बराबर 0 हो जाएगा समीकरण 1 में तो y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बिंदु कितना बना, बिंदु बना अब के बाद 0,8। अब समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से x अक्ष पर निकालो, कितना आ जाएगा x अक्ष पर, y बराबर 0। तो जब समीकरण 2 में y बराबर 0 हमने रख दिया तो ये हो जाएगा पूरा 0, और 3x बराबर 15 बचा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 पंजे 15, तो x बराबर आ गया 5। तो बिंदु कितना बना, बिंदु बना 5 0, और y अक्ष पर कितना हो जाएगा, y अक्ष पर x बराबर 0, तो x बराबर 0 हो गया, तो अब की बार 5y बराबर 15 है, तो यानी 5 से 15 गया 3 बार, तो y का मान आ गया 3। तो बिंदु कितना बना, 0,3। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट कीजिए। अब ध्यान से देखिए, किसी भी बिंदु में माइनस का मान नहीं है कोई भी, तो हम माइनस अक्षों को बहुत छोटा बनाएंगे और प्लस अक्षों को बड़ा बनाएंगे। तो ये x की प्लस x हो जाएगी, ये माइनस x हो जाएगी, ये y की प्लस x, ये y की ऋणात्मक x, और ये मूल बिंदु। x अक्ष पर जो x की वैल्यू है मैक्सिमम 8 है। देखिए ये x के मान होते हैं शुरुआत में, लास्ट में y के मान होते हैं, तो x पर जो है हमें 8 तक खींचने हैं, तो 8 तक खींच लीजिए, 1 और यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और y पर मैक्सिमम कितना है, 8 है, तो y पर भी 8 तक खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इस सबसे शुरुआत के बिंदु को प्लॉट कीजिए। 8 0 कहाँ मिलेगा मुझे, x अक्ष पर, कहाँ मिलेगा, x अक्ष पर 8 0, तो 8 0 कहाँ मिलेगा मुझे, x अक्ष पर। इस बिंदु का नाम दे देना है 8 0। ठीक है, अब दूसरा बिंदु 0,8 कहाँ मिलेगा, y अक्ष पर, तो 0,8 कहाँ मिलेगा, y अक्ष पर। 5 0 कहाँ मिलेगा, x अक्ष पर, तो 5 0 मिलेगा मुझे x अक्ष पर।
और ये 0,3 कहाँ मिलेगा, वाई एक्स पर मिलेगा, तो 0,3 वाई एक्स पर मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, जो समीकरण 1 से कितने बिंदु आए थे, 2 बिंदु आए थे, कौन कौन से, 8 0 और 0 8, तो 8 0 और 0 8 को मिला देना है, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, फीटे से मिला देना, तो इक्वेशन नंबर 1 को लिख देना जो भी है, x प्लस वाई लेस देन 8 है। अब दूसरा जो आया, 2 बिंदु से मिलकर एक रेखा बनेगी, इसको मिला देना है, ये दूसरी रेखा बनेगी। इसका जो मान है यहाँ लिख देना है, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 15। अब बारी आती है इस ग्राफ के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। जो हमारी इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन 8 से छोटी है, इसका मतलब जो ग्राफ जाएगा इसका नीचे की ओर जाएगा, छोटी में ग्राफ नीचे को जाता है, और बड़ी होती है अगर ग्रेटर देन होता तो ऊपर की ओर जाता। अब ये जो है ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, और ये जो x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x का ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा और y का ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। ये चारों जो ग्राफ है कहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा मिलने के चांस है। किस एरिया में, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है डार्क एरिया कर देंगे, छायांकित, तो ये वाला जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो इसके कोने बिंदु कौन कौन से हैं, इस कोने के एक तो ये बिंदु है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है। अब इन कोने बिंदु को यहाँ पर लिखिए, कोणीय बिंदु। तो कोने बिंदु मेरे कौन कौन से आए, एक तो ए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। तो ए बी सी डी। ए का मान कितना है, 0,8, बी का मान है 0,3, और सी का मान कितना है, 5 0, और डी का मान है 8 0। ठीक है, और इधर लिखिए z बराबर, जो इक्वेशन गिवन है आपको x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो इस इक्वेशन को लिखना है z बराबर x प्लस के 3y। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, ये लास्ट स्टेप है इस सवाल का, 4 स्टेप में सवाल कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी, तो इस z में मान रखिए x का 0, तो 0 हो जाएगा, और 8 आएगा y का मान, तो 8 से 24, तो z बराबर आ जाएगा 24। यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँ और y की वैल्यू 3 रखूँ तो आ जाएगा 9, और यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखूँ, y की वैल्यू 0 तो आ जाएगा 5, और y की वैल्यू 8 रखूँ और x की वैल्यू 8 रखूँ और y की वैल्यू 0 तो आ जाएगा 8। अब हमें न्यूनतम मान निकालना है, तो न्यूनतम मान यहाँ पर मिल रहा है, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम मान यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए लिखेंगे, इसको टेबल को यहाँ बंद कर देना। अतः बिंदु, किस बिंदु पर है न्यूनतम मान, 5 0 पर, 5 0 पर z का मान न्यूनतम है, z का मान न्यूनतम, और कितना है वो 5 है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के 3 स्टेप हैं, 4 स्टेप है मैंने बताए। सबसे पहले इक्वेशन को लिखना है, उसके बाद बिंदु निकालने हैं, तीसरे स्टेप में ग्राफ बनाएंगे, और चौथे स्टेप में टेबल बनाएंगे। पूरे 5 नंबर मिलेंगे, कोई माय का लाल नहीं जो 1 नंबर भी आपका काट दे, अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ तक नोट करें। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27, ये आपके जो है प्रायिकता वाले चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, आपसे पूछ लेगा किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, या 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है, यानी कोई सा भी दिन यहाँ पर दे सकता है, जरूरी नहीं आपको रविवार ही दे। लीप ईयर देगा तो 53 रविवार बोलेगा, या साधारण वर्ष भी दे सकता है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको समझ होना चाहिए कि लीप ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर उस साल को कहते हैं जिसमें आपकी फरवरी 29 की होती है, यानी अगर फरवरी 29 की हो गई तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। वैसे तो नॉर्मली 365 दिन होते हैं एक साल में, और अगर 1 फरवरी एक्स्ट्रा हो जाएगी 29 की, तो उसमें टोटल वर्ष दिन हो जाएंगे 366। यानी जो लीप ईयर होते हैं उसमें दिन कितने होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये माइंड में आपको रखना है। ठीक है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। तो लिखेंगे एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, अर्थात अब 366 दिन होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कितने हफ्ते हो गए, मतलब कितने हफ्ते हो जाएंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, तो 366 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, बचेगा 1, 16 हो गए, तो 7 दूनी 14, तो यानी 52 हफ्ते तो पूरे हो जाएंगे, और 2 दिन शेष बचेंगे। ठीक है, ये 2 जो है शेष बचे दिन, तो लिखेंगे अर्थात 52 हफ्ते होंगे, 52 हफ्ते तथा 2 शेष दिन होते हैं।
2 शेष दिन होते हैं। ठीक है, अब 52 हफ्ते का मतलब है कि हफ्ते में जितने भी दिन आएंगे 7 दिन 52 बार रिपीट होंगे कि 52 इस मंडे आएंगे, एक लीप ईयर में 52 इस संडे आएंगे, 52 इन ट्यूसडे, 52 इन वेडनेसडे, 52 इन थर्सडे फ्राइडे और 52 इन सैटरडे। यानी हर एक हफ्ते का जो दिन है वो 52 बार रिपीट हो जाएगा। लेकिन जो 2 शेष दिन बचे, अब वे कौन कौन से दिन हो सकते हैं, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे 2 शेष दिन निम्न प्रकार हो सकते हैं, निम्न प्रकार हो सकते हैं कि मान लीजिए पहला दिन जो है आपका रविवार हो और अगला इससे सोमवार हो। ठीक है, इस टाइप से बन सकता है। या जो पहला दिन है वो आपका सोमवार हो और अगला दिन जो है आपका मंगलवार हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या जो पहला दिन है आपका मंगलवार और जो दूसरा दिन है वो आपका क्या हो जाए, बुधवार हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या करके लिखेंगे। फिर बुधवार हो गया और बुधवार के बाद बुधवार पहला मान लीजिए तो दूसरा क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। और अगर बृहस्पतिवार हो गया तो बृहस्पतिवार से अगला दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार से फिर शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, या करके लिखेंगे। शुक्रवार अगर पहला दिन है तो इससे अगला कौन सा आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, और अगर पहला दिन शनिवार का पड़ गया तो दूसरा दिन कौन सा पड़ेगा, रविवार बचेगा। फिर से वही कंडीशन रिपीट हो जाएगी। यानी जो हमारी पॉसिबिलिटी है 2 दिन होने की, या तो रविवार सोमवार होगी, या सोमवार मंगलवार होगी, या मंगलवार बुधवार, या बुध बृहस्पति, या बृहस्पति शुक्र, या शुक्र शनिवार, या शनिवार रविवार। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी 7 हमारी जो है पॉसिबिलिटी बनी। तो लिखेंगे अतः कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो जो कुल संभव परिणाम है वो 7 हैं कि 7 परिणाम हो सकते हैं शेष दिन के। अब लिखेंगे, उसने बोला है 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। तो लिखेंगे 53 रविवार, यह 53वां जो दिन होगा वो रविवार 53वां दिन लिखेंगे, 53वां दिन रविवार होने के परिणाम, रविवार होने के परिणाम। तो रविवार होने के कौन कौन से परिणाम है 53वें दिन के, कि या तो पहला दिन रविवार सोमवार पड़ जाए, या लास्ट वाला दिन रविवार पड़ जाए और पहला दिन शनिवार पड़ जाए। तो 2 ही पॉसिबिलिटियाँ रविवार आने की। तो लिखेंगे बराबर 2। ठीक है, कौन कौन सी, कि रविवार सोमवार या शनिवार रविवार, शनि रवि। ठीक है, अब लिखेंगे अतः 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता की संभव अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 हैं, और कितने में से, कि 7 परिणाम में से। ठीक है, तो 2/7 हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी आपसे पूछे कि लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ या 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताओ, तो सबसे पहले एक आप जानते हैं कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जिसमें आपके 52 हफ्ते और 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। ठीक है, तो जो 2 एक्स्ट्रा दिन हैं वे इस प्रकार हो सकते हैं, या तो रविवार सोमवार होंगे लगातार, या सोमवार मंगल होंगे, या मंगल बुध होंगे, या बुध बृहस्पति होंगे, या बृहस्पति शुक्र, या शुक्र शनि, या फिर शनिवार रविवार होंगे। यानी जो कुल पॉसिबिलिटी होंगी वो 7 प्रकार से हमारे दिन हो सकते हैं दोनों। अब उसने बोला है 53वां दिन जो है रविवार होने के क्या परिणाम है, तो इसमें केवल 2 ही परिणाम ऐसे हैं जो हमारा रविवार आ रहा है। तो लिखेंगे 53वां दिन रविवार होने के परिणाम जो है 2 हैं, कौन कौन से, रविवार सोमवार या शनिवार रविवार। जो 53 रविवार होने की कुल प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी 2, यानी जितने अनुकूल परिणाम है ऊपर और जितने संभव परिणाम है वो नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब कोई सा भी दिन पूछ ले आपसे, चाहे रविवार हो सोमवार हो, हर उसका आंसर यही आएगा 2/7 ही। ठीक है, ये आपसे बहुविकल्प में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 ये भी आपका प्रायिकता वाले चैप्टर से है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता बताइए। तो 2014 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, फिर 22 में और 24 में पूछा गया, तो 2025 में आ सकता है। तो सबसे पहले जो जो आपको दिया है वो लिखिए सॉल्यूशन। ए के जीतने की प्रायिकता लिखेंगे, ए के जीतने की
प्रायिकता बराबर आ जाएगा, या इसको पी ए से डिनोट कर लीजिए, पी ए बराबर 1/3, ठीक है। और बी के जीतने की प्रायिकता यानी पी बी बराबर क्या आ जाएगा 1/4। अब उसने पूछा है ए और बी में से कोई ना जीते, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अगर ए जीत रहा है और बी भी जीत रहा है तो दोनों अलग अलग प्रायिकता हैं, इसका मतलब दोनों स्वतंत्र हैं। तो लिखेंगे हम, चूंकि दौड़ में ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आपको याद होगा, जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो आप पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाता है, पी ए डॉट पी बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं, इसको याद होना चाहिए आपको स्वतंत्र घटना का। तो इसमें बोला है इसकी प्रायिकता बताइए कि ए और बी में से कोई ना जीते। तो जब नहीं वाली निकालते हैं तो उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे ए और बी में से कोई ना जीते, इस बात की प्रायिकता बराबर। तो इस बात की प्रायिकता क्या आ जाएगी, पी ए में से कोई ना जीते यानी ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। यानी ना तो ए जीत रहा और ना ही बी जीत रहा और दोनों में से कोई नहीं जीत रहा, इसका मतलब इंटरसेक्शन लेंगे। लेकिन अगर वो पूछता ए और बी में से या तो ए जीते या बी जीते, तब लेते यूनियन, या अगर पूछता तो यूनियन लेते। लेकिन इसने बोला है और दोनों में से पूछा है तो इंटरसेक्शन लिया है, ठीक है। अब हम जानते हैं दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ठीक है। और आप जानते हैं पी ए डैश का मतलब होता है कि 1 में से पी ए को घटाने पर जो मिलेगा उसको पी ए डैश बोलेंगे। तो पी ए डैश को क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए, ठीक है। और पी बी को क्या लिखूँगा फिर ऐसी 1 माइनस पी बी। अब पी ए और पी बी का मान मुझे पता है 1/3 1/4, यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखूँगा, ये नोट करो पहले। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस के 1/3 और 1 माइनस 1/4। इसको सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3 गुना 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, 3 से गया 3, 2 से गया 2 बार, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका जो है प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, उसको कर लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उसका आंसर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान होगा। तो इन 4 ऑप्शन में से जो भी होगा आपको ऑप्शन सहित बताना है मुझे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसकी पूरे सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। स्टडी विद फैसल सर्च करेंगे तो ऐसे ही आइकन आएगा जैसे यूट्यूब का आइकन है, वहाँ पर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और अपने साथियों को भी शेयर करना वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें, हम डेली प्रैक्टिस सेट लाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।